व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक और डिसीज कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो डिसीज है वो एक डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का और इस डिसीज कंडीशन का नाम है अपेंडिसाइटिस। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली अपेंडिसाइटिस जो डिसीज़ कंडीशन है वो अपेंडिक्स में होती है। सो सबसे पहले हम अपेंडिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसकी बेसिक एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम आगे डिसीज़ कंडीशन पर जाएंगे। सो सबसे पहली बात तो जो अपेंडिक्स है वो एक एज पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन के। बेसिकली ये सीकम से अटैच होता है और ये एक नैरो क्लोज ट्यूब है। इसका एनाटॉमिकल नेम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मीफॉर्म मीन्स वॉर्म लाइक अपेंडेजेस। वॉर्म लाइक यानी कि कीड़े की तरह और अपेंडेजेस यानी कि एक स्मॉल पार्ट जो कि किसी दूसरे पार्ट से अटैच हो और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो उसको हम अपेंडेज बोलते हैं। जो अपेंडिक्स है उसको हम वॉर्म लाइक अपेंडेजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और ये खाली गुड बैक्टीरियाज को स्टोर करके रखता है। सो मूव फॉरवर्ड टू द डिसीज कंडीशन विच इज अपेंडिसाइटिस। और अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें जो अपेंडिक्स है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि अपेंडिक्स की वॉल को डैमेज कर देते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। ये जो डिसीज़ कंडीशन है वो किसी भी एज में हो सकती है और ये 10 to 30 ईयर्स वाले जो पर्सन्स है उनमें ज़्यादा होती है। और एक बात और कि ये जो डिसीज़ कंडीशन है वो मेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। जो अपेंडिसाइटिस है वो क्या है, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ द अपेंडिसाइटिस। मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस हो सकता है। सो नंबर 1, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि कोई पेशेंट है जिसकी एब्डोमिनल रीजन की कोई सर्जरी हुई है। सो ड्यूरिंग अ सर्जरी इन्फेक्शन आ सकता है अपेंडिक्स में और वो अपेंडिसाइटिस कॉज कर सकता है। नंबर 2, ऑब्स्ट्रक्शन। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो अपेंडिक्स है वो एक नैरो ट्यूब है। अब उस नैरो सी ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से भी अपेंडिसाइटिस कॉज हो सकता है। नंबर 3, इन्फेक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे वो वायरस की वजह से हो या बैक्टीरिया की वजह से हो या वो प्रोटोजोआ की वजह से हो या वो फंगाई की वजह से हो, तो हमारी बॉडी इन सारे के सारे इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्स करेगी और उसकी वजह से अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है और वो फाइनली अपेंडिसाइटिस कॉज कर सकता है। नंबर 4, जेंडर। इसके बारे में हम पहले भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपेंडिसाइटिस होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। द सेकंड लास्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ अपेंडिसाइटिस। मीन्स दैट अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को भी अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन हुई हो, सो आपको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। द लास्ट रिस्क फैक्टर इज इम्यूनो सप्रेशन। इट मीन्स जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी ना रहे कि वो इन्फेक्शन या किसी भी डिसीज कंडीशन से फाइट कर सके, तो इस वाली कंडीशन में भी आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द etiological फैक्टर ऑफ दिस डिसीज। etiology मीन्स द कॉजेज बाय विच द डिसीज इज अकर्ड। सो नंबर 1, इन्फेक्शन, यानी कि कोई सा भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो या फंगाई हो, अगर इनमें से भी कोई भी अपेंडिक्स के अंदर एंटर कर जाता है तो इसकी वजह से अपेंडिसाइटिस कॉज होता है। नंबर 2, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फीकल मटेरियल, यानी कि किसी भी फीकल मटेरियल की वजह से अगर अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए सो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस कॉज होता है। नंबर 3, इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ द कोलोन। सो सबसे पहली बात तो कोलोन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बोथ आर द सेम। तो लार्ज इंटेस्टाइन में या तो इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर फाइब्रोसिस हो जाए। फाइब्रोसिस का मीनिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ रिसेंट वीडियोज़ में। तो जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के जो टिश्यूज़ है उसमें थिकनिंग आ जाए या उसमें स्कारिंग हो जाए, उसको ही फाइब्रोसिस बोलते हैं। नंबर 4, इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि जब एब्डोमिनल रीजन की सर्जरी हो और उसके साथ साथ इन्फेक्शन जो है वो अपेंडिक्स में एंटर कर जाए, उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। द नेक्स्ट वन इज द लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया। सो लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया मींस जो भी अपेंडिक्स के अंदर लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर जो सेल हैं उन सेल्स का नंबर बढ़ जाना। सो अगर आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि जो लिम्फ नोड हैं उसके अंदर WBC यानी कि लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। सो जब B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाए अपेंडिक्स के लिम्फ नोड के अंदर, तो जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है वो पहले से ही एक तो नैरो होता है और इनकी वजह से वो और ज़्यादा नैरो हो जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा और उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस कॉज होता है। द नेक्स्ट वन इज
ट्रॉमा, तो एब्डोमिनल रीजन में चोट लगने की वजह से क्या होगा, जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा यानी कि अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ट्यूमर्स, तो ट्यूमर्स चाहे वो कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो, इसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस कॉज होता है। द सेकंड लास्ट वन इज इन्फ्लामेटरी वॉवेल डिसीज, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेटरी डिसीज की वजह से भी अपेंडिसाइटिस होता है। फॉर एग्जांपल कोरोन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सारी डिसीज कंडीशन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस होता है। एंड लास्टली जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है वो अल्सर फॉर्मेशन की वजह से भी होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अपेंडिसाइटिस, व्हिच मींस दैट हाउ द डिसीज कंडीशन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज फॉर्म्ड इन एनी पेशेंट। सो ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि आप कोई सा भी एटियोलॉजिकल फैक्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन ले लो, सो वो जो इन्फेक्शन है वो अपेंडिक्स में जाकर इन्फ्लामेशन कॉज कराएगा, उसकी वजह से जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। अब इसकी वजह से इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रा यानी कि अंदर एंड ल्यूमिनल यानी कि ल्यूमन का प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इसके बाद अपेंडिक्स में ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगी और उसके बाद जो अपेंडिक्स है उसमें एडिमा होगा, उसमें स्वेलिंग होने लगेगी। इसके बाद जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो जाएगा, इसका मतलब जो अपेंडिक्स की वॉल हैं वो डैमेज हो गई हैं और फाइनली किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस होगा। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो नंबर 1, एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। सो आपको पता होगा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके 4 क्वाड्रेंट है, 2 अपर क्वाड्रेंट और 2 लोअर क्वाड्रेंट। उसमें लेफ्ट क्वाड्रेंट अलग होते हैं और राइट क्वाड्रेंट अलग होते हैं। सो जो राइट वाला और जो लोअर वाला क्वाड्रेंट है उसमें आपको पेन फील होगा और जो अपेंडिक्स है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही होता है। नंबर 2, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, जो पेशेंट है उसको अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में भूख नहीं लगेगी। नंबर 3, नोजिया और वॉमिटिंग। सो नोजिया इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। सो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को वॉमिटिंग की फीलिंग भी आएगी और वॉमिटिंग भी आ सकती है। द नेक्स्ट वन इज द फीवर, क्योंकि जो अपेंडिसाइटिस है वो क्या है, इन्फ्लामेशन है अपेंडिक्स का, तो उस वाली कंडीशन में जो WBCs है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पेशेंट को एक माइल्ड फीवर फील होगा। द नेक्स्ट वन इज द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी कि ब्लॉटिंग होना या स्वेलिंग हो जाना एब्डोमिनल कैविटी में। सो ब्लॉटिंग का मतलब यह है कि गैस का बिल्डअप हो जाना, तो गैस का बिल्डअप हो जाएगा, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें स्वेलिंग आ सकती है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में। द सेकंड लास्ट वन इज द लोकल टेंडरनेस विथ प्रेशर। इट मींस दैट जब भी हम क्या करेंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेशर के साथ दबाएंगे किसी भी पेशेंट के, तो उसको एक पेन फील होगा और इसको ही हम रोसिंग साइन के नाम से जानते हैं। सो अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे जब भी कोई पर्सन अपेंडिसाइटिस से सफर कर रहा हो। नंबर 1, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जो पेशेंट है उसका हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके 5 के 5 स्टेप को फॉलो करना है। जो पेशेंट है उसका जनरल इंस्पेक्शन करना है, देखना है कि कहीं उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में स्वेलिंग तो नहीं आ रही और साथ ही साथ राइट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट भी करके देखना है ताकि उससे इनहर स्वेलिंग का पता चल सके। नंबर 2 इज दी हिस्ट्री कलेक्शन। तो जो पेशेंट है उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को कलेक्ट करना है, क्योंकि जो अपेंडिसाइटिस है वो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद भी होता है। नंबर 3 इज लेप्रोस्कोपी। सो लेप्रोस्कोपी एक क्या है, प्रोसीजर है जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। सो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट विजुअलाइज करते हैं हम किसी भी एब्डोमिनल कैविटी के कोई भी पार्ट को या कोई भी ऑर्गन को। नंबर 4 इज यूरिनलाइसिस। यूरिनलाइसिस मतलब यूरिन का एनालिसिस, क्योंकि जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है उसमें जो यूरिन का अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो वो कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। और दूसरी बात, जो यूरिन है वो क्या कहते हैं, येलो कलर का हो जाता है, डार्क येलो कलर का, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में, pH भी चेंज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए यूरिनलाइसिस करते हैं। द सेकंड लास्ट वन इज CT स्कैन। CT स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ये स्कैन हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी ऑर्गन का डिटेल्ड इमेज को निकाल सके। द लास्ट वन इज CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है उसमें WBCs का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और भी अलग अलग कंपोनेंट को चेकआउट करने के लिए CBC करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन्स प्रोवाइड करानी है उस पेशेंट के जो कि अपेंडिसाइटिस से सफ़र कर रहा हो। नंबर 1, IV फ्लूइड।
तो जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा हमें आईवी फ्लूइड देना होता है, क्योंकि जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है उसमें फ्लूइड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है पेशेंट का। नंबर सेकंड, पेशेंट को एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन रिलीवर होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा तो हम उस वाली कंडीशन में मॉर्फिन सल्फेट प्रोवाइड कराएंगे। और कितनी? 10 mg पर ml, यानी कि 1 ml में 10 mg मॉर्फिन सल्फेट को हमें प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। सो लास्ट वन इज द एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो पेशेंट है उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, सच एज सीफोटैक्साइम 250 मिलीग्राम एंड लीवोफ्लॉक्सिसिन 500 मिलीग्राम। और जो मेट्रोनिडाजोल है उसको 500 मिलीग्राम देना है, लेकिन 1 ml में। इन केस हमारे पास मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट है तो उसको हमें 400 mg प्रोवाइड कराना है। तो अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो इसका एक ही सर्जिकल मैनेजमेंट है जो कि है अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। सो लास्टली हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की कि क्या क्या मैनेजमेंट किसी एक नर्स को करने चाहिए ड्यूरिंग अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। सो सबसे पहली बात, तो जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में, तो पेशेंट का जो पेन है उसको रिड्यूस कराना है, उसको पेन से रिलीव कराना है। सेकेंडली, जो पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में, तो उसको भी प्रिवेंट करना है। जो उसकी एंजाइटी है उसको रिड्यूस करना है, और जो उसका न्यूट्रिशन है उसको भी अटेन करके रखना है। नेक्स्टली, जो नर्स है उसे पेशेंट को प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए, और उसके बाद उसको आईवी इन्फ्यूज़न देना है ताकि जो फ्लूइड लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और लास्टली, जो नर्स है उसको पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, जिससे कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए और अनदर इन्फेक्शन ना आ सके। होप करता हूँ आपने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया होगा, काफ़ी ज़्यादा समझा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।